Hello students and welcome to my classroom. I am Aditya Gupta, your biology mentor. और आज के इस सेशन में हम CUET that is Common University Entrance Test में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे CUET को बहुत अच्छी रैंक से क्रैक करने में. ओके हम सब जानते हैं कि इसी साल से CUET इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट? ये कॉमन एंट्रेंस रहेगा जिसका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 की NCERT है. तो हम आज के सेशन में जिन चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर्स हैं क्लास 12 के यूनिट 1 बायोलॉजी की यूनिट 1 के पहले दो चैप्टर्स, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो हम आज के सेशन में इन दोनों चैप्टर से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं या जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं. तो बहुत ध्यान से आपको हर एक क्वेश्चन में को समझना है और पार्टिसिपेट करना है. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट. ओके नॉट इनकरेक्ट दैट मीन्स आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. ऑप्शंस आर क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट जेनेटिकली डिसिमिलर. क्लोन्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट जेनेटिकली डिसिमिलर. आपको पता चल गया कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. आगे बढ़ते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ बाइनरी फिशन विच आर प्रोजेनी बैक्टीरिया आर क्लोन्स. ओके द टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस आर नॉट क्लोन्स. And fourth option, the two plasmid DNA produced as a result of DNA replication from a parent plasmid DNA cannot be termed as gene clone. Again, आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. नॉट इनकरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, राइट? पहला स्टेटमेंट हमें इसने कहा क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यहां तक बात सही थी, बट जेनेटिकली डिसिमिलर, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये स्टेटमेंट गलत हो गया. The product of binary fission which are progeny bacteria are clones. बिल्कुल सही बात है. बैक्टीरिया में दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं. सो द राइट स्टेटमेंट हियर इज ऑप्शन नंबर बी. थर्ड और फोर्थ भी सिमिलरली इसी वजह से गलत थे. क्यों? क्योंकि माइटोसिस से जो दो डॉटर सेल्स बनती हैं वो आइडेंटिकल बनती हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? सिमिलरली फोर्थ प्लाज्मिड डीएनए भी जो रेप्लिकेट होकर के बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, है ना? आपको यहाँ पर ध्यान सिर्फ ये नहीं देना है कि करेक्ट आंसर क्या है, इनकरेक्ट क्या है और वो क्यों है, ये भी हमें बराबर अच्छे से पता होना चाहिए. तभी हम क्वेश्चन पेपर को बहुत कॉन्फिडेंटली और एक्यूरेटली अटेम्प्ट करते हैं. ओके चलो मूविंग अहेड. द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन एल्गी इज. ऑप्शंस आर कॉनिडिया, ज़ूस्पोर्स, बर्ड्स, गेम्यूल्स. एल्गी मेंबर ऑफ किंगडम प्लांट है. आपसे पूछा जा रहा है कि एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से होती है. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली फ्रॉम द NCERT है ये. वी नो कॉनिडिया, ये हमने किसके केस में पढ़ा है बच्चों? फंजाई के केस में पढ़ा है. बर्ड्स, हम ईस्ट का एग्जाम्पल देखते हैं, हम हाइड्रा का एग्जाम्पल देखते हैं. यस और नो, राइट? गेम्यूल्स NCERT में विथ डायग्राम गिवन है. स्पंजेस, यस और नो? So we know the right answer over here is zoospores. Zoospores क्या है बेटा? zoospores are, ये मोटाइल asexual spores हैं. zoospores are मोटाइल asexual spores, right? Moving ahead. Match the columns, है ना? Match the column again. ये जो examples हैं आपकी NCERT से ही हैं. Column 1 zoospore, conidia, gemule and birds. Column 2 penicillium, sponges, hydra, chlamydomonas. बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन. अभी हमने एक क्वेश्चन से सीखा zoospore किस में देखने को मिल रहा था? एल्गी में. बेटा इन चारों एग्जाम्पल में से एल्गी कौन सा है? वी नो chlamydomonas. It is a green alga, right? So for A we know the correct choice is fourth option. चलिए ऑप्शन में से देखते हैं. सारे ऑप्शंस नहीं करेंगे बिकॉज टाइम इज द फैक्टर ना, हमें कम टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो वी सी ऑप्शन नंबर सी और डी. यहाँ पर हमें ए के साथ में फोर्थ ऑप्शन दिखता है. ओके अब बी का वेरिएशन हमें देखना है. बी इज कॉनिडिया. अगेन कॉनिडिया किस में है एसेक्सुअल स्ट्रक्चर? फंगस में. आउट ऑफ ऑल दीज एग्जाम्पल्स हम जानते हैं यहाँ पे फंगस कौन सा है? इट इज पेनिसिलियम. That means for B,
द राइट ऑप्शन और राइट चॉइस इज फर्स्ट ऑप्शन। तो अब सी और डी में बी का फर्स्ट, दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। उसके आगे भी आप बढ़ेंगे तो बिल्कुल सही मैच कर रखा है। सी दैट मीन्स गेम्यूल इज फॉर स्पॉन्जेस, राइट, एंड फॉर बर्ड इट इज हाइड्रा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब, इनके बारे में क्वेश्चन है। ये जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं आर असेंशियली बाइपेरेंटल, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, डज नॉट इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, may occur in algae and fungi, essentially require gamete involvement। हम सब ने इसे क्लास 11th में भी पढ़ा है और क्लास 12th चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है इनके बारे में। वी ऑल नो ये किसके मॉडिफिकेशन है, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, राइट। राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। जैसे रनर एंड स्टोलॉन, ये सब भी स्टेम के मॉडिफिकेशन है। स्टेम है दैट मीन्स 2 पेरेंट कैसे इन्वॉल्व है, ये तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है ना, इट डज नॉट इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, राइट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इट डज नॉट इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स। ओके, मूविंग अहेड। टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल इज द मोस्ट इन्वेजिव टेरेस्ट्रियल वीड, was introduced in India for its good quality fruits, is a slow growing aquatic weed, is Eichhornia। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ा है उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से पता है। एक एक करके देखते हैं। इज द मोस्ट इन्वेजिव टेरेस्ट्रियल वीड, इज इट सो? यहाँ पे क्या गलत है बेटा, क्या ये टेरेस्ट्रियल है? इज इट टेरेस्ट्रियल? नो, इट इज aquatic weed, was introduced in India for its good quality fruits। नहीं, ये तो ऑर्नामेंटेशन पर्पस की वजह से इंट्रोड्यूस हुई थी, है ना, अपने फ्लावर और लीफ, इन फ्लावर की लीफ की वजह से, फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट्स एंड लीफ की हेल्प की, यू नो, आप कह लो एक स्ट्रक्चर जो था बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर था, तो ऑर्नामेंटेशन पर्पस से हमने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। थर्ड, इज अ स्लो ग्रोइंग एक्वेटिक वीड? नो बेटा, इट इज वेरी इन्वेजिव, इट इज अ फास्ट ग्रोइंग एक्वेटिक वीड, तो स्लो यहाँ पे गलत है। राइट आंसर क्या है? इट्स आइकॉर्निया। सो आइकॉर्निया क्राइसेप्स, यही है इसका सही नेम, राइट। सो टेरर ऑफ बंगाल इज आइकॉर्निया। मूविंग अहेड। बडिंग इन ईस्ट फाइनली produces new progenies. This method produces offsprings which can be called clones। बडिंग को ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्शंस पढ़ना है। पहला ऑप्शन है produces offsprings which can be called clones, is a type of asexual reproduction, is actually related to parthenogenesis, और ऑप्शन A and B both। क्या होगा? We all know बडिंग कैसा स्ट्रक्चर, बडिंग कैसा प्रोसेस है? इट इज़ अ वेजिटेटिव प्रोसेस, ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर क्लोन ही प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि आइडेंटिकल प्रोड्यूस होते हैं ना ऑफस्प्रिंग। So the right answer is option number D. Both A and B are the correct choice. Okay. Moving ahead. Asexual reproduction occurs in. अब इनमें से किस में हमें asexual reproduction देखने को मिलता है? Animals, plants, prokaryotes और all of these. बेटा इन चैप्टर 1 हमने एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स सब में इस asexual reproduction को होते हुए देखा है। We know bacteria और prokaryotes they belong to kingdom Monera। और अगर आपको थोड़ा सा भी क्लास 11th की याद हो, पहला यूनिट जो है आपका, प्रोकैरियोट्स में हमें क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? किंगडम प्रोटिस्टा से हुई थी। इन केस ऑफ बैक्टीरिया वी सी और वी विटनेस पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, ट्रांसडक्शन देखा था, कॉन्जुगेशन देखा था, राइट। तो प्रोकैरियोट्स में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। टॉकिंग अबाउट प्लांटे एंड एनिमेलिया, तो हमने बहुत सारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स देखे हैं प्लांट्स में, है ना, जैसे ये राइजोम, सकर, स्टोलोन जिनकी हम बातें कर रहे हैं, ये सब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं। सिमिलरली हमने स्पॉन्जेस में देखा, हमने हाइड्रा में देखा, स्पंजेस में हमने गेम्यूल फॉर्मेशन देखा, हाइड्रा में हमने बडिंग देखी है, तो ये सारे कैसे प्रोसेस हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। दैट मीन्स द करेक्ट चॉइस विल बी ऑल ऑफ दीज। ओके, देखिए पढ़ा आपने सब कुछ रखा है, बट जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको उन सारी चीज़ों को क्या करना है? एक जगह प्रोसेस करके आंसर करना है। ओके, सक्सेस विल डेफिनेटली बी योर्स अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ओके, मूविंग अहेड। नाउ अगेन
सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। स्पॉन्ज के लिए गेम्यूल, ये तो हमें याद हो चुका है ना। पोटैटो के लिए ट्यूबर, वाटर हायासिंथ ऑफसेट, ईस्ट के लिए बल्ब। बेटा सारे ऑप्शन सही दे रखे हैं एक्सेप्ट लास्ट वन। ये बल्ब क्यों आया? आपको पता है बल्ब कहाँ देखने को मिलता है? अनियन में। कहाँ देखने को मिलता है? गार्लिक में। किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। क्या ईस्ट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? नहीं। ईस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है बेटा जी? ईस्ट में हमें बडिंग देखने को मिलती है। सो द राइट आंसर यहाँ पे हमें पता करना है क्या? इनकरेक्ट मैच। सो द इनकरेक्ट मैच हियर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर द स्ट्रक्चर मार्क्ड एक्स इन द डायग्राम गिवन बिलो। मैं थोड़ा साइड होती हूँ ताकि आपको ये दिख जाए। ये जो एक्स आपसे पूछ रखा है यहाँ पे, ये जो हमें स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसमें, ये क्या है? व्हाट इज दिस एक्स? फिर यहाँ से कुछ आउटग्रोथ जैसी स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिल रही है। ये एक्स क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। इस डायग्राम को देख करके, इस इमेज को देख करके आइडिया लग गया होगा ये किसकी इमेज है? इट इज पोटैटो ट्यूबर। इट इज व्हाट? इट इज पोटैटो ट्यूबर। एक सेकेंड। इट इज व्हाट? इट इज पोटैटो ट्यूबर। ओके, अब पोटैटो ट्यूबर में ये जो हमें देखते हैं वो क्या है? आगे बढ़ने से पहले, ट्यूबर किसका मॉडिफिकेशन है? आई हैव टोल्ड यू इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन है, दैट मीन्स इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें इसमें नोड और इंटरनोड देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम, है ना। तो एक्स क्या है? एक्स रिप्रेजेंट्स द आइज, एक्स रिप्रेजेंट्स द एक्सिलरी बर्ड्स, एक्स रिप्रेजेंट द टर्मिनल बर्ड, और मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। सो पहली चीज, एक्स क्या है? एक्स आर दी बर्ड, सॉरी एक्स क्या है? एक्स वो है, इट इज आई ऑफ पोटैटो, बट कैसे हैं और कौन से बर्ड हैं वो भी हम देखते हैं। पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। यहाँ पर हमें नोडल रीजन से बर्ड निकलते हुए देखने को मिलेंगे, एंड दीज बर्ड्स आर एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड। ओके, these birds are surrounded by scaly protective leaf, and those scaly protective leaf surrounding the bud, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं? आई ऑफ पोटैटो। क्या कहते हैं हम? आई ऑफ पोटैटो। सो द राइट आंसर हियर इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों करेक्ट हैं। ओके, कभी अगर आपसे पूछा जाए इज इट अ टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड, सो इट इज एन एक्सिलरी बर्ड। ओके, मूविंग अहेड। नेचुरल डेथ इज एब्सेंट इन। अब नेचुरल डेथ किस में एब्सेंट है? एनसीईआरटी हमारी हमें बताती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्टल इन नेचर, दे हैव अ लाइफ स्पैन। पढ़ते हैं ना हम लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन क्या है? बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक के बीच का टाइम। बट वहां पे एक और लाइन लिखी है एक्सेप्ट, उसी से क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसिंग बाय बाइनरी फिशन, अमीबा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, या फिर मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो जिसे भी उस लाइन, वो वाली लाइन एनसीईआरटी की याद आ गई होगी, उसे इसका आंसर पता चल चुका है। नेचुरल डेथ इज एब्सेंट इन ऑल द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। व्हाई डू वी से सो? बेटा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ बैक्टीरिया। एक रफ डायग्राम अगर मैं बनाऊं, ये इसका डीएनए है। हम जानते हैं ना कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए होता है। रेप्लिकेशन के जस्ट पहले बैक्टीरिया क्या करता है? अपने डीएनए की कॉपी बनाता है, डीएनए को रेप्लिकेट करता है, एंड इवेंचुअली बाइनरी फिजन से ये दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। यस और नो? तो ये जो पेरेंट सेल था ये अब कन्वर्ट हो गया किस में? दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया ना। तो नेचुरल डेथ तो एब्सेंट है ना इसमें। इन द सेम वे अमीबा, इन द सेम वे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप यूग्लिना, पैरामीशियम कुछ भी ले लीजिए, इन सब में यही प्रोसेस हो रहा है। द पेरेंट इट मूव्स अहेड और इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट प्रोजेनी डॉटर सेल में। दैट मीन्स नेचुरल डेथ इनमें क्या है? एब्सेंट है। सो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कैसा जा रहा है ये सेशन? आप सबने चैप्टर 1 पढ़ रखा है, बट एक एक लाइन से कैसे क्वेश्चंस निकलते हैं ये सेशन देख करके, अटेंड करके आपको आइडिया लग रहा होगा, राइट? तो इतने ही ध्यान से हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, बहुत अच्छी रैंक से हमारा सीयूईटी क्लियर होगा। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर टेरर ऑफ बंगाल?
टेरर ऑफ बंगाल के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। टेरर ऑफ बंगाल क्या था वो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं शुरुआत में। अब देखते हैं। इट इज फाउंड बोथ इन स्टैग्नेंट एंड रनिंग वाटर। इट इज एन एक्वेटिक वीड बोथ ए एंड बी, और इट ड्रेन्स अवे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अगेन आपसे पूछा है इनकरेक्ट, इस चीज पे फोकस जरूर करिएगा। पता चला इनकरेक्ट है बट चूज करते करते करेक्ट लगा, आगे बढ़ गए मार्क करके फटाफट से, तो ये गलती हो जाएगी। इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर ए को देखिए। इट इज फाउंड बोथ इन स्टैग्नेंट एंड रनिंग वाटर। यहाँ तक तो बात सही थी, बट क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत। ये रनिंग वाटर में नहीं, स्टैग्नेंट वाटर में देखने को मिलता है। एक्वेटिक वीड है, ये तो सही बात है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ड्रेन अवे करता है, तभी तो टेरर ऑफ बंगाल है ना, ये तभी तो परेशान करता है ना दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बडिंग बट नॉट फॉर बाइनरी फिशन। हम जानते हैं बडिंग एंड बाइनरी फिशन ये दोनों ही कैसे प्रोसेस हैं? बोथ दीज प्रोसेस आर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या रिप्रेजेंट करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। बट बडिंग कैसे डिफरेंट है किससे? बाइनरी फिशन से। हमें ये आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है। ऑप्शन ए, पेरेंट सेल हैज इट्स आइडेंटिटी। ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्म फॉर्म्स एन आउटग्रोथ, जिसे हम प्रोट्यूबरेंस भी कहते हैं, प्रायर टू यानी कि पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिवीजन के पहले ही यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ देखने को मिलती है। बोथ ए एंड बी। एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेल डिवीजन इज इक्वल। इज इट सो? चलिए चेक करते हैं। ओके, चेक करने के लिए अगर हम ईस्ट का एग्जाम्पल ले लें। ईस्ट आपको पता है यूनिसेलुलर फंजाई, ये उसका न्यूक्लियस है। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ईस्ट? ईस्ट में सबसे पहले एक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ बनती है, और उस प्रोसेस में क्या होता है? उस प्रोसेस में जो ये साइटोप्लाज्म है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू होता है। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बाद में न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है? पेरेंट सेल से जो ये नन्ना मुन्ना सा बर्ड था ये सेपरेट हो गया और एक बेबी ईस्ट बन गया, है ना? यही होता है। एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। ऑल्दो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, तो बर्ड का बर्ड ऐसे बनता चला जाता है ना? चलिए ऑप्शंस को फिर से पढ़ते हैं। पेरेंट सेल हैज इट्स आइडेंटिटी इन केस ऑफ बडिंग। है तो पेरेंट सेल, शुरू में भी था, लास्ट में भी है, ठीक है। सेकेंड, साइटोप्लाज्म फॉर्म्स एन आउटग्रोथ प्रायर टू डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यही तो हुआ, पहले साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ हुई, बाद में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, सेल डिवीजन इज इक्वल। यहां पर आपको क्या पेरेंट सेल और डॉटर सेल एक जैसी दिख रही है? नहीं, सेल डिवीजन हियर इज अनइक्वल। सेल डिवीजन इक्वल होती है बाइनरी फिशन के केस में। आगे बढ़ते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। अच्छे से समझ में आ गया ना कि क्यों है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने सिंपल से क्वेश्चंस है ना ये, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, डरना भी नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंटली हमें सब कुछ आता है, बस अच्छे से अटेम्प्ट करना है पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोपोगेट बाय लीफ बर्ड्स। बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं ये, है ना? बहुत आसानी से कर लोगे। ऑप्शंस, एस्पैरेगस, मैंजीफेरा, कैलेनकोई एंड ब्रायोफाइलम, अगेव एंड पिस्टिया। इनमें से कौन है जो लीफ बर्ड से प्रोपोगेट कर रहा है? वी नो द आंसर बहुत अच्छे से, ब्रायोफाइलम, कैलेनकोई, इनमें लीफ बर्ड से प्रोपोगेशन होता है। तो द थर्ड ऑप्शन इज द राइट चॉइस हियर। बाकियों में कैसे हो रहा है? वी नो एस्पैरेगस में हमें रूट से देखने को मिलता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इन केस ऑफ मैंगो, मैंजीफेरा इज व्हाट? मैंगो, राइट? तो यहाँ पर हम ग्राफ्टिंग देखते हैं बेटा, देखते हैं ना ग्राफ्टिंग। अगेव एंड पिस्टिया, बेटा बल्बिल अगेव पढ़ा है ना आपने, एनसीईआरटी में गिवन है, तो बल्बिल हमें अगेव में देखने को मिलता है। पिस्टिया एक्वेटिक है, यहाँ पर हमें ऑफसेट से देखने को मिलता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर हो गया ना सब कुछ? देखो यार रिवीजन भी हो गया आपका फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़ाइगोस्पोर्स आर फाउंड इन। अब ज़ाइगोस्पोर्स हमें किस में देखने को मिलते हैं? इसके पहले क्वेश्चन किया था ज़ूस्पोर के बारे में। नाउ टॉकिंग अबाउट द ज़ाइगोस्पोर। ऑप्शंस आर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, एल्गी एंड फंजाई। बेटा जी, ज़ूस्पोर जो हमने देखा था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाला स्पोर था, मोटाइल स्पोर। ज़ाइगोस्पोर क्या है?
zygospore is the product of sexual reproduction. इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. zygospore क्या है? It is the product of sexual reproduction, है ना. और वो भी किसमें देखने को मिलता है? तो ये हमें प्रिमिटिव प्लांट्स में और कुछ फंजाई में देखने को मिलता है. ओके तो एक तरीके का ये रेस्टिंग स्पोर बनता है, एक थिक वॉल स्ट्रक्चर. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, तो जो जाइगोट हम जिसे कह रहे हैं उसी के चारों तरफ एक थिक वॉल प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम जाइगोस्पोर कहते हैं. और ये कहाँ बन रहा है? इट इज सीन इन केस ऑफ एल्गी एंड फंजाई. ओके चलो मूविंग अहेड. द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा होगा? द डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन, या फिर बोथ बी एंड सी. जिन्होंने भी टेक्निकली इसको अच्छे से पढ़ा है और बहुत ही ईजी सा ये टर्म है, हम सब जानते हैं. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज फर्टिलाइजेशन. ओके दैट मीन्स ऑप्शन बी और सी तो सेम है. बट क्या ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? बिल्कुल. वी नो इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी प्रोसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं. फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट के ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं. ओके सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, जिसमें हम एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं. ओके तो गैमीट का बनना ही ये इंश्योर नहीं करता कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही रही है, बिकॉज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 2 ऑफ द सेम यूनिट एपोमिक्सिस पढ़ा है ना हमने. वहाँ पे हम क्या देखते हैं? वहाँ पे गैमीट से विदाउट फर्टिलाइजेशन भी हमने क्या देखा है? सीड बनते हुए देखा है. राइट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हियर इज फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी होते हैं बट ध्यान से पढ़ना होता है. तो इतने बड़े स्टेटमेंट्स देके किसी को घबराना या डरना नहीं है, बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी की लाइन से ही. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes. क्या बोला स्टेटमेंट ने? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जिसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलता है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनमें क्या है? मेल और फीमेल सेक्स के डेवलपमेंट में हमें ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलता है. सिंक्रोनाइजेशन यानी कि साथ साथ डेवलप हो रहे होते हैं. और क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ है? एक्सटर्नल मीडियम में है, गैमीट्स जो हैं वो लार्ज नंबर में रिलीज होते हैं टू एंश्योर कि फर्टिलाइजेशन हो सके. स्टेटमेंट सही लग रहा है? ठीक है. नेक्स्ट, अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज दैट द ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स. एक्सटर्नली फर्टिलाइज हुआ ना, डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल चल रहा है, तो प्रेडेटर्स जो अपना खाना ढूंढते हुए घूम रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ईजिली अवेलेबल प्रे है ना. ठीक है, तो एक्सट्रीमली वल्नरेबल तो हैं ये प्रेडेटर्स के लिए, तभी तो लार्ज नंबर में ये बन रहे होते हैं ताकि उनमें से कुछ तो सर्वाइव कर सके. ओके नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्म्स मेल गैमीट्स रीच एग विद द हेल्प ऑफ वाटर एज अ मीडियम. ये पढ़ा है क्या हमने? जिम्नोस्पर्म में सबसे पहली चीज तो पॉलिनेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ विंड, है ना. इन मेजॉरिटी ऑफ द जिम्नोस्पर्म की हम बात करेंगे. विंड दैट मीन्स अनीमोफिलस कंडीशन है. और मेल गैमीट एग तक कैसे पहुंचता है? विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब. बेटा जी किसकी हेल्प से? पॉलन ट्यूब की हेल्प से. तो ये स्टेटमेंट तो गलत है. आगे बढ़ते हैं. zygote is a vital link that ensures continuity of species between organism of one generation and the next. बिल्कुल सही बात है. फर्टिलाइजेशन से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज zygote, और zygote से ही तो नेक्स्ट जनरेशन की शुरुआत होनी है. ओके नेक्स्ट, एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स बिगिन देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल्ड zygote. बिल्कुल सही बात है. पहला प्रोडक्ट ही क्या है फर्टिलाइजेशन का? इट इज zygote, और यहीं से तो सारे ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत हो रही है. तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हमें पता है कौन सा करेक्ट है. सो ऑल दी स्टेटमेंट एक्सेप्ट थर्ड स्टेटमेंट. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. है ना, इजी सा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज, इसकी लेंथ देख करके आपको घबराना नहीं है. बहुत ही कामली, बहुत ही पीसफुली इसको समझना है. क्वेश्चन बहुत ईजी था. आगे बढ़ते हैं. द फैक्टर्स responsible for how organisms reproduce include reproduction
किसी ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से होने वाली है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ऑप्शंस आर इंटरनल फिजियोलॉजी, organisms habitat, external environment और more than one option is correct. ये अगेन आपकी एनसीईआरटी में लाइन एज इट इज लिखी हुई है कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा ये इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी पे, उसके हैबिटेट पे, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. ईच ऑफ दीज फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगेन अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. Okay, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको. No individual is immortal except single-celled organisms. ये भी हम समझ चुके हैं. Life span of organisms are necessarily correlated with size. Size के according life span होता है. छोटा ऑर्गेनिज्म छोटा सा लाइफ स्पैन, बड़ा ऑर्गेनिज्म बड़ा लाइफ स्पैन. ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है क्या? अच्छा, अगला ऑप्शन भी पढ़ते हैं. स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म हैव अ शॉर्ट लाइफ कंपेयर टू द लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म, जो मैंने अभी आपसे कहा. इसका मतलब अगर एक एग्जांपल ले, एशियन एलिफेंट, हाथी तो सबने देखा है ना. एशियन एलिफेंट का अगर एक एवरेज लाइफ स्पैन हम बात करते हैं, इट इज अराउंड 48 ईयर्स. वहीं टॉर्टॉइस, कछुआ भी देखा है हमने, है ना, 100 to 150 ईयर्स. बोल दो अब तुम्हारा थर्ड और फोर्थ. क्या ये स्टेटमेंट इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा. तो बात में नहीं आने हमें इसकी गलत बात में नहीं आना है. फिफ्थ स्टेटमेंट है पीपल ट्री हैज अ शॉर्टर लाइफ स्पैन देन मैंगो ट्री. इज इट सो? बेटा जस्ट उल्टा बोल दिया ना इसने. तो मैंगो ट्री हैज अ शॉर्टर लाइफ स्पैन देन पीपल ट्री. आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. आपको तो पता है कि करेक्ट क्या है. सिर्फ पहले दो ऑप्शंस, पहले दो स्टेटमेंट्स, पहले दो ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बाकी तीनों इनकरेक्ट हैं. ठीक है, तो है ना बहुत इजी सा क्वेश्चन. चलो आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड मेंशन देयर प्लॉइडी. बेटा प्लॉइडी आपसे पूछ रहा है. प्लॉइडी मतलब बेटा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पूछे जा रहे हैं आपसे. प्लांट में आपने पढ़ रखा है क्लास 11th में भी, है ना, क्या कि प्लांट बॉडी अगर डिप्लॉइड है हम उसे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कहते हैं. क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं ना हम उसे. और अगर हैप्लॉइड है तब हम उसे गैमेटोफाइट कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सीड बन रहे हैं बेटा. सीड के बाहर एक कवरिंग भी दिख रही है. दैट मीन्स ये तो फॉर श्योर है बात यहाँ पे एंजियोस्पर्म की हो रही है. कवर्ड सीड तो सिर्फ वही मिलते हैं हमें. ठीक है, तो प्लॉइडी पूछी जा रही है आपसे. तो सीड कहाँ है? सीड कैसे बनता है? ओव्यूल से ही तो सीड बनता है ना. ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड, ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओवरी की वॉल फ्रूट वॉल बनाती है. तो बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है. ये क्या स्ट्रक्चर्स है बेटा? ए रिप्रेजेंट्स ओवरी, बी रिप्रेजेंट्स ओव्यूल, है ना. और ये क्या है, कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगे. डिप्लॉइड ही तो होंगे ना. ठीक है, क्यों होंगे? आपको पता है ना कि जब सीड बना है तो सीड कैसे बना है? एम्ब्रियो से. एम्ब्रियो कैसे बना? जाइगोट से. और जाइगोट कैसे बना था? फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट से. राइट, तो जाइगोट कैसे बना था? फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट से. तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा. एंड ओवरी तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का पार्ट है ना, वो तो डिप्लॉइड रहेगी. आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं. अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज डैश वेयर ईच लोब कंटेन डैश माइक्रोस्पोरेंजिया. एक एंजियोस्पर्म का एंथर, उसमें पूछा जा रहा है कितने लोब होते हैं और एक लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं. अगर आप एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हो बेटा जी, ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस, है ना, तो टीएस कैसा है? ये इसका पहला लोब, ये इसका दूसरा लोब. इतना फाइन तो नहीं बना है. चलो अच्छा सा फाइन सा बना देते हैं. हम इसे क्या करते हैं, एक अच्छा सा फाइन सा डायग्राम देखते हैं. इसको हमने क्या देखा? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म का एंथर, है ना. तो एंजियोस्पर्म के एंथर में होते हैं बेटा जी, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और इसमें होते हैं दो लोब. दिस इज द फर्स्ट लोब एंड दिस इज द सेकेंड लोब. ठीक है, इसका मतलब इसको हम क्या, इस स्ट्रक्चर को, ऐसे दो लोब वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज डायथीकस. ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही जगह डायथीकस है, तो हमें अपना आंसर तो पहले ही पता चल चुका है ना. अब स्पोरेंजिया कितनी है हर एक लोब में? हर एक लोब में तो बेटा एक लोब में वी हैव 2 स्पोरेंजिया. तो एक एंथर में कितनी हो जाती है? टोटल 4 हो जाती है. तो एक एंथर के हिसाब से पूछा जाएगा तो वी विल कॉल इट एज
टेट्रास्पोरेंजिएट। बट हमसे यहाँ पर एक लोब के लिए पूछा है, तो बेटा एक लोब में कितनी है तो बता दो, 2 है ना। तो अब यहाँ पर वो बच्चे जो ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज हो रहे होंगे उन्हें उनका जवाब मिल चुका होगा। 4 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमें एक लोब के लिए पूछा है। एंड द राइट टर्म विच वी यूज इज डायथीकस, है ना। इट इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी। होप आपको ये समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एंजियोस्पर्म? ऑप्शंस क्या क्या है? इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपटम। बिल्कुल सही है। इस डायग्राम में अगर वापस से आती हूं, यही है ना ट्रांसवर्स सेक्शन। ये बाहर वाला होता है बेटा जी एपिडर्मिस, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं क्या? एंडोथीसियम, ठीक है। इसी के नीचे 2 से 3 सेल्स थिक होती हैं लेयर, वो कौन सी होती है? इट इज द मिडिल लेयर। इट इज व्हाट? इट इज द मिडिल लेयर। और सेंटर में होती है स्पोरोजेनस टिश्यू, जिसे सराउंड कर रहे होते हैं क्या? उसे सराउंड कर रहे होते हैं टेपटम। इनर मोस्ट लेयर इज टेपटम, है ना। बना के भी दिखा दिया क्योंकि बना रखा था हमने, तो इसको फिर से पढ़ो। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपटम, ठीक है। द आउटर 3 लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये एंथर को, एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर वॉल को रप्चर करने में हेल्प करते हैं ताकि पॉलन ग्रेन बाहर आ सके, पॉलिनेशन हो सके, है ना, टू रिलीज द पॉलन। थर्ड इज बोथ ए एंड बी। और फोर्थ है टेपटम इज द आउटर मोस्ट लेयर। अब तो मैंने तुमको बना के दिखा दिया, तुम्हें पता है कि ये गलत बोल रहा है, इसकी बात में नहीं आना है। आउटर मोस्ट है क्या ये? बिल्कुल नहीं, ये तो इनर मोस्ट लेयर थी। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, pollen grains are generally dash measuring about dash micrometer in diameter। आपसे पूछ रहा है कि क्या शेप होता है pollen grain का और क्या डायमेंशन है। तो बेटा जी इट इज अगेन डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। pollen grains are generally spherical with a size of 25 to 50 micrometer in diameter, so option number 4 is the correct answer, है ना। याद होगा ना, आपने देखा होगा इसमें pollen grain में हमें 2 लेयर्स देखने को मिलती हैं, 2 वॉल्स, एक्साइन एंड इंटाइन, है ना, याद आ रहा है। ये बाहर वाली जो ऑर्नामेंटल लेयर है इसे हम एक्साइन कहते हैं, अंदर वाली हम इंटाइन कहते हैं। अंदर वाली इज व्हाट? इंटाइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन एंड इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, है ना। और यहीं पर अंदर फिर हमें जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल देखने को मिल रही होती है। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम इसे जर्म पोर कहते हैं। ये सब आप लोगों ने अपने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है। लो यहाँ पे रिमाइंड भी करा दिया आपको, ठीक है। सो स्फेरिकल एंड 25 to 50 माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का है। आपसे पूछ रहा है ए बी सी डी और ई को आइडेंटिफाई करिए। ऑप्शन में जाने से पहले आपको इसका जवाब पता है, अभी बना के दिखाया मैंने आपको। ए क्या था? ए आउटर मोस्ट लेयर है ना, सो ए विल बी एपिडर्मिस। अब इन चारों ऑप्शन में देखते हैं ए के लिए एपिडर्मिस कहाँ गिवन है। ऑप्शन ए और सी, सिर्फ इन 2 जगह पर ए की जगह हमें एपिडर्मिस दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी क्या है? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर, दैट मीन्स एंडोथीसियम। तो ए और बी का कॉम्बिनेशन हमें पता चल चुका है। टाइम सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर ए में तो बी मिडिल लेयर मार्क्ड है, जो कि हमें पता है गलत है। तो हमारा राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, हम पता कर चुके हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्क करके हम एग्जाम में आगे बढ़ जाएंगे। बट चलिए अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम देखते हैं उसके बाद की लेयर्स को। बेटा एंडोथीसियम के जस्ट नीचे आप देख रहे हो ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, 2 to 3 लेयर थिक। हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम मिडिल लेयर के बारे में पढ़ते हैं। सो सी इज मिडिल लेयर। ओके, देन सेंटर में हमें दिख रही है क्या? स्पोरोजेनस टिश्यू, यानी कि पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे पॉलन मदर सेल टर्म को यूज किया गया है। सो डी इज व्हाट? डी इज पीएमसी, पॉलन मदर सेल। सराउंडेड बाय दी न्यूट्रेटिव सेल जिसे हम टेपटम कहते हैं, है ना।
जिसे हम क्या कहते हैं, टेपेटम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो डायग्राम और ये टेबल देख करके डरना है क्या? बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्थेनियम और कैरेट ग्रास came into India as a contaminant with imported dash and causes dash। बेटा गाजर घास हिंदी में सुना होगा, किसी के घर के आगे अगर थोड़ी सी हरियाली बची हो, थोड़ी कम होती जा रही है ना आजकल, थोड़े पेड़ पौधे से दिखते हों, तो हमें मतलब ऐसे ना जंगली घास ही होती है, मम्मियाँ हमेशा खेलते बच्चों को डांटती है मत टच करना, खुजली होती है, रिएक्शन होता है, उसी गाजर घास की बात हो रही है। तो ये कैसे आई थी इंडिया में? आपकी एनसीईआरटी में इट इज गिवन, इंपोर्टेड वीट के साथ आई थी, और ये क्या कॉज करती है? पॉलन एलर्जी कॉज करती है। ओके, सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज, अच्छा पहले समझते हैं कि बात किसकी हो रही है। मेल गैमेटोफाइट, फाइट मतलब प्लांट, गैमीटो से गैमीट याद आता है, एक ऐसा प्लांट जो क्या प्रोड्यूस करेगा, जो क्या बियर करेगा, गैमीट। तो एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट हम किसे कहते हैं? सो मेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को मेल गैमीट समझने की गलती कभी मत करिएगा। पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, जिसके जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके या जेनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या करती है? मेल गैमेट बनाती है। इसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शंस, पार्टली इन सीटू इन एंथर एंड पार्टली एक्स सीटू ऑन स्टिग्मा। इन सीटू मतलब इन दी मदर प्लेस, जहाँ पे ये जो इसकी मदर प्लेस है, जो इसकी नेचुरल प्लेस है। तो पार्टली इन सीटू इन एंथर, बिल्कुल। पॉलन मदर सेल से मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर बने थे, और माइक्रोस्पोर में ही डेवलपमेंट से क्या बना था? पॉलन ग्रेन। यानी कि पार्टली तो इसका डेवलपमेंट मदर प्लेस यानी कि इन सीटू एंथर में हुआ है। फिर क्या होता है? 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन हो जाता है इसी स्टेज में, और जो दो मेल गैमेट बनते हैं जनरेटिव न्यूक्लियाई के डिवीजन से, वो कहाँ बन रहे होते हैं? स्टिग्मा पे बन रहे होते हैं आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब बनने पर। दैट मीन्स पार्टली एक्स सीटू वाली बात भी सही लिख रही है। आगे बढ़ते हैं। फुली इन सीटू इन एंथर, नहीं। फुली एक्स सीटू ऑन स्टिग्मा, नहीं। पॉसिबली इन विट्रो ओनली, मतलब आउटसाइड द बॉडी, ऐसा है क्या? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? नेचुरली क्या देखने को मिलता है? इट इज पार्टली इन सीटू इन एंथर एंड पार्टली एक्स सीटू ऑन स्टिग्मा। ओके, तो आई होप इतने क्वेश्चन से हमें इतना आइडिया जरूर लग गया है कि जो हमारा पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हमें कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने आप को तैयार रखना है, ताकि हम सीयूईटी में बहुत अच्छी रैंक लाके अपने पसंद वाले कॉलेज में पहुंच सकें। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इन सम सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट, pollen grains lose viability within dash, but in members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae, pollen viability is maintained for। ये मिक्स क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। मंथ्स ऑप्शन दे रखे हैं, मंथ्स, ईयर्स, ईयर मंथ्स, मंथ्स 30 मिनट्स एंड मंथ्स। क्या पूछा है आपसे? ये बात हो रही है पॉलिनेशन के बाद की, जब पॉलन ग्रेन सराउंडिंग में आ जा रहे हैं तो ये कितने टाइम तक वायबल यानी कि कितने टाइम तक जिंदा रह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है कि इन दी मेंबर्स ऑफ राइस एंड, जैसे पोएसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, राइस एंड व्हीट जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनमें क्या देखने को मिलता है? ये कौन सी फैमिली के मेंबर हैं? ग्रास फैमिली, सीरियल फैमिली, पोएसी। ये विद इन 30 मिनट्स इनके जो पॉलन ग्रेन है, अगर ये क्या होंगे? स्टिग्मा में नहीं जाएंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, ये वायबल नहीं रहेंगे। इन केस ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, इनकी वायबिलिटी मंथ्स तक रहती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, next question. Read the following statements. Stigma serves as a landing platform for pollen grains. Placenta is located inside the ovarian cavity. Metasporangium is represented by the ovary in angiosperm. Cells of nucellus possess scanty food matter. Embryo sac is located in the nucellus. Which of the above statements are correct? आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। पहला, स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर, ये गलत लिखा बेटा, प्लेटफॉर्म नहीं, इट इज प्लेटफॉर्म, है ना, प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स।
बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही तो कुछ होता है ना, ये स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल और फिर ये नीचे की तरफ ओवरी, यहीं पर आकर के तो पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं ना, सही बात है। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, बिल्कुल इन्हीं ओवेरियन कैविटी को ही तो हम लोक्यूल्स कहते हैं, हमारी एनसीईआरटी ने हमें सिखाया है ना। मेगास्पोरेंजियम इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओवरी इन एंजियोस्पर्म, क्या हम मेगास्पोरेंजियम ओवरी को कह रहे हैं? मेगास्पोरेंजियम यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं किस में होता है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द ओव्यूल, राइट। सो मेगास्पोरेंजियम यहाँ पर क्या होगा बेटा, ओवरी नहीं ओव्यूल होगा। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ न्यूसिलस पजेस स्कैंटी फूड मैटर, हम जानते हैं न्यूसिलस, एन से न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन देती है ना, मेगास्पोर मदर सेल्स को, डेवलपिंग मेगास्पोर्स को। तो स्कैंटी का मतलब समझते हो कम, लेस नहीं भाई, इसके पास तो बहुत अबंडेंस में होता है खाना, गलत हो गया। एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इन द न्यूसिलस, सही बात है। ओव्यूल के अंदर अगर हम यहाँ बात करें, दिस इज द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर यहाँ पे कहीं एम्ब्रियो सैक है, सराउंडेड बाय द न्यूसिलस, देन द इंटेग्यूमेंट्स, है ना, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। तो इट इज सराउंडेड बाय न्यूसिलस, यही तो दे रही होती है क्या, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट करेक्ट कौन कौन से हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 5, 3rd and 4th आर इनकरेक्ट, मैंने आपको बता दिया कि वो इनकरेक्ट क्यों है। मूविंग अहेड, observe the examples given in the box and find out how many of them possess single ovule in each ovary. एक ओव्यूल चाहिए हमें। पपाया, वाटरमेलन, वीट, पैडी, ऑर्किड्स एंड मैंगो, बहुत सिंपल से हैं, है ना। ओव्यूल आपको पता है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा, सीड में कन्वर्ट होते हैं ना। तो इनमें से कहाँ कहाँ आपको सिंगल सीड देखने को मिलता है, वीट में, पैडी में और मैंजीफेरा इंडिका दैट इज मैंगो। बाकियों में क्या है, बाकियों में हमें मल्टीपल सीड्स यानी कि मल्टीपल ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1, 3। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पेन का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा कलरफुल रहेगा ना, अच्छा लगता है। चलो, व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। बट जैसे ही क्वेश्चन में ये प्लॉइडी सुनते हो ना, हाथ पैर से एकदम ऐसे पसीने से छूटने लगते हैं, ये क्या पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको फिर बताया, प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। सिंपल सी चीज़ पूछी जा रही है कि कोई भी स्ट्रक्चर जिसका यहाँ नाम दे रखा है वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हमेशा गैमेटोफाइटिक ऑरिजिन के होंगे और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हमेशा स्पोरोफिटिक ऑरिजिन के होंगे। एंजियोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी है, जितना बड़ा पेड़ हम देख रहे होते हैं, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट इन नेचर, ठीक है। इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट कब बनेगा, जब मियोसिस होगा। तो मियोसिस से के बाद बनने वाले स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैप्लॉइड होंगे, है ना, सिंपल। तो देखते हैं कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो मियोसिस के पहले से प्रेजेंट हैं और कौन से ऐसे हैं जो मियोसिस के बाद बनते हैं। न्यूसिलस मियोसिस के पहले से प्रेजेंट है, स्पोरोफिटिक ऑरिजिन होती है, दैट मीन्स ये डिप्लॉइड होगा। मेगास्पोर मदर सेल, ये वही स्ट्रक्चर है जिसे हम मियोसाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी में मियोसिस होगा और इसी में मियोसिस से बनेगा मेगास्पोर। तो मेगास्पोर मदर सेल भी स्पोरोफिटिक ऑरिजिन का है, दैट मीन्स ये भी कैसा होगा, डिप्लॉइड। तो न्यूसिलस और मेगास्पोर पता चल चुके हैं। मेगास्पोर मियोसिस के बाद बनता है, इसका मतलब ये है हैप्लॉइड। एंड फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर से, तो वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा। तो हमें हमारा आंसर पता चल चुका है, पहले 2 स्ट्रक्चर डिप्लॉइड हैं, लास्ट के 2 स्ट्रक्चर हैप्लॉइड हैं। चलो पसंद करते हैं इसमें से ए, बी, सी और डी में से क्या अच्छा लग रहा है, क्या पसंद आ रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी पसंद आ रहा है ना, क्योंकि वो हमारी बातें मान रहा है, राइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल टेक्निकली सही है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, देख लीजिए सारे ऑप्शंस। सी में न्यूसिलस डिप्लॉइड है, मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड है, मेगास्पोर हैप्लॉइड और फीमेल गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड है। आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। हाइलम represents the junction between ovule and funicle.
Hilum is the point of attachment of funicle to a seed. All are correct. कैसे पता करें कि क्या बोल रहा है ये? चलो एक ओव्यूल बना के दिखाऊं आपको, समझ जाओगे आप। यहाँ पे बनाती हूँ छोटू सा। बेटा ये एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे कुछ एग अपैरेटस, ये बड़ा सेल एग, यहाँ पे सिनर्जिड्स, इसके चिलाजल एंड में मान लीजिए ये एंटीपोडल्स, यहाँ पे सेंटर पे सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये एम्ब्रियो सैक सराउंडेड है किससे? इट इज सराउंडेड बाय, यहाँ पे इसके चारों तरफ में क्या है बेटा जी? न्यूसिलस है, न्यूट्रिटिव लेयर, और इसके चारों तरफ में क्या प्रेजेंट है? इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। जनरली एंजियोस्पर्म के जो ओव्यूल हैं वो बाइटेगमिक होते हैं, इसलिए मैंने 2 इंटेग्यूमेंट बनाई। ये जो ओपनिंग यहाँ पे देख रहे हो जहाँ पे मैंने इंटेग्यूमेंट को एब्सेंट किया, ये माइक्रोपाइल देख रहे हो आप। और ये जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो इस ओव्यूल को यहाँ पर ओवरी की वॉल में प्रेजेंट प्लेसेंटा से अटैच करता है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल। ये जो फ्यूनिकल है एक एंड पे तो इट इज अटैच्ड, एट वन एंड इट इज अटैच्ड टू दी प्लेसेंटा, ओवरी की वॉल से। दूसरे एंड पे ये ओव्यूल की बॉडी से अटैच होता है, और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसी को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज हाइलम। आई बात समझ में किसकी बात हो रही थी? अब फर्टिलाइजेशन के बाद में ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। तो सीड का भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहां पर हाइलम है ना। चलो फिर से पढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। सही है। हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। बिल्कुल ठीक। हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू अ सीड। ये भी तो सही बात है ना, यही तो सीड बनेगा ना। और सीड जब फ्यूनिकल जब सीड से अटैच होता है तो वो भी तो इसी हाइलम के पॉइंट पे अटैच है ना। तो राइट आंसर इज ऑल आर करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसिलस आउटसाइड द इंटेग्यूमेंट। डायग्राम बना के पढ़ने से देखो फायदा ये है कि ऐसे स्टेटमेंट ना तुम्हें बुद्धू नहीं बना सकते, बिल्कुल कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने अभी ओव्यूल का डायग्राम बना के दिखाया, आपको पता है इंटेग्यूमेंट न्यूसिलस के बाहर बनाया हमने, अंदर नहीं है। गलत है ना ये पहला। सेकेंड स्टेटमेंट, अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, एक ही एम्ब्रियो सैक देखा था हमने एक ओव्यूल में। थर्ड, मोर हैप्लॉइड सेल्स देन डिप्लॉइड सेल्स। बेटा हैप्लॉइड सेल क्या है यहाँ पे ओव्यूल में? आपको भी पता है ना कि हैप्लॉइड कब बनता है? मियोसिस के बाद। मियोसिस से बेटा एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचता है एंजियोस्पर्म में, और उससे बनता है क्या? एम्ब्रियो सैक। तो एक एम्ब्रियो सैक को छोड़ करके बाकी सारे स्ट्रक्चर तो डिप्लॉइड है ना। तो ये कहना क्या सही है? नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, 3 इंटेग्यूमेंट्स। मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स कैसे हैं? बाइटेगमिक, यानी कि 2 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? अ सिंगल एम्ब्रियो सैक। राइट आंसर हियर इज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑब्जर्व द 4 मेगास्पोर्स ऑफ एन ओव्यूल डिपिक्टेड बिलो and find out which of these A, B, C, D survive to form embryo sac and which of these A, B, C, D degenerate। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म मेगास्पोर मदर सेल में जो मियोसिस होता है तो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, यानी कि 3 जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी से है और ये आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई करिए कौन सा है ऐसा मेगास्पोर जो फंक्शनल रहेगा, जो एम्ब्रियो सैक को बनाएगा, और कौन से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। आपकी एनसीईआरटी में लाइन गिवन है बेटा, क्या कहती है एनसीईआरटी कि जो मेगास्पोर मदर सेल है यहाँ पर एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होती है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल, और उसमें मियोसिस से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिसमें से वो 3 मेगास्पोर्स जो कहाँ प्रेजेंट हैं? माइक्रोपाइल की तरफ है, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। दैट मीन्स ए, बी एंड सी ये क्या हो गए? ये डीजेनरेट हो गए। फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा है? डी है, और यही जाकर के क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक। सो दिस इज दी फंक्शनल मेगास्पोर। चिलाजल एंड का जो मेगास्पोर है इट बिकम्स दी फंक्शनल मेगास्पोर। सो द राइट आंसर हियर इज, क्या दिख रहा है? कहाँ पे डी सर्वाइव कर रहा है भाई? हमें सर्वाइव करता हुआ डी दिखता है सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में डी सर्वाइव कर रहा है और डीजेनरेट हो रहे हैं क्या? ए, बी और सी। है ना सिंपल सा क्वेश्चन। डायग्राम से देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई ए, बी, सी एंड डी इन द डायग्राम गिवन बिलो। ऐसे क्वेश्चंस को
अगर आप 100% एक्यूरेसी से सॉल्व करना चाहते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप हर एक डायग्राम को खुद प्रैक्टिस करें, खुद बनाएं। कई सारे बच्चों की आदत है, किताब पलटी, पन्ने पलटे, डायग्राम देख लिया, हाँ यहाँ पे ये, यहाँ पे याद हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। जब पूछा जाएगा ना कंफ्यूज हो जाओगे। तो डायग्राम चाहे छोटा से छोटा क्यों ना, और आप बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी क्यों ना हो बेटा, लेकिन उसे बार बार बना के लेबल करके प्रैक्टिस करिए, तब आप गलती एग्जाम में कभी नहीं करेंगे। ओके, तो ए बी सी एंड डी के हिसाब से पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं। आपको दिख रहा है ऊपर स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन लैंड कर चुके हैं और यहाँ पे ये जर्मिनेट होकर के बन रहा है स्ट्रक्चर। ए इज व्हाट? ए इज पॉलन ट्यूब। हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें दो जगह हमें एक ही जगह पॉलन ट्यूब दिखता है, बी एंड सी। आगे बढ़ते हैं बेटा। हमें दिख रहा है कि पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोबाइलर एंड से होती है ना, ठीक है। नीचे जो ये सी और ये डी जो लेबल है, सी इज व्हाट? एग सेल, डी इज व्हाट? सिनर्जिड्स। चलो देखें कुछ ऐसे ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं क्या जिसमें हमें सी क्या दिख रही हो? एग सेल, और डी दिखती हो सिनर्जिड। तो ऑप्शन नंबर बी। और चलाजल एंड की तरफ जो ये बी सेल्स प्रेजेंट हैं, ये कौन से हैं? दीज आर व्हाट? एंटीपोडल्स। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसमें ए क्या है? ए इज द पॉलन ट्यूब, बी क्या है? बी इज द एंटीपोडल्स लोकेटेड टुवर्ड्स द चिलाजल एंड ऑफ द ओव्यूल, सी क्या है? एग सेल है, और डी क्या है? सिनर्जिड्स है। मूविंग अहेड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. क्या बोल रहा है कि एक नॉर्मल फ्लावर जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों ही एक्सपोज होते हैं, ओपन होते हैं, उसमें अगर हम कहें कंप्लीट ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ये रेयर है। बात सही है, ओके क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है क्रॉस पॉलिनेशन की बहुत ज़्यादा, बिकॉज बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज इन नेचर। वॉयला, ऑक्सैलिस, कोमेलिना, अगेन आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं ये, प्रोड्यूस बोथ क्लीस्टोगैमस एज वेल एज कैस्मोगैमस फ्लावर। क्वेश्चन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए क्लीस्टोगैमस आर क्लोज्ड फ्लावर, वेयर एज कैस्मोगैमस आर ओपन फ्लावर। पता है आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, है ना। पॉलिनेटर्स पे इसकी डिपेंडेंसी क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये क्लोज फ्लावर है, एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा? ऑटोगैमी देखने को मिल जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स यूज अबायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, इज इट सो? क्या अबायोटिक एजेंट कौन कौन से हैं? जैसे हम विंड की बात करें, हम वाटर की बात करें, ये सब अबायोटिक एजेंट्स हैं। क्या मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में इनकी हेल्प से पॉलिनेशन होता है? नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा है? मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में बायोटिक एजेंट्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा रोल किसका है? इंसेक्ट्स का है, एंटोमोफिली देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बेटा ये गलत है टर्म, अबायोटिक नहीं होना चाहिए था, बायोटिक होना चाहिए था। देन xenogamy does not produce any variation in the progenies after fertilization. xenogamy क्या है? xenogamy क्रॉस पॉलिनेशन को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? xenogamy क्रॉस पॉलिनेशन को कह रहे हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन से ही तो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, और ये क्या कहता है कि वेरिएशन नहीं प्रोड्यूस कर रहा। गलत बात है। अब आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, हमने तो गलत निकाल लिए हैं, हमें पहले से पता है कि करेक्ट क्या है। तो ऑप्शन नंबर या स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। फोर्थ और फिफ्थ क्यों इनकरेक्ट है, इसका भी रीजन मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जियामेज की बात हो रही है, मतलब ये क्या है, किसकी बातें हो रही हैं? तो यहाँ पे मकई मेज की बात हो रही है। इन जियामेज ऑप्शंस, autogamy is not prevented, geitonogamy is prevented, geitonogamy is not prevented, allogamy and autogamy are not prevented. क्या पूछना चाह रहे हो? देखो, इन जियामेज कंडीशन इज मोनोइशियस। मोनोइशियस कंडीशन का मतलब है एक ही प्लांट बॉडी में हमें मेल फ्लावर और हमें फीमेल फ्लावर दोनों देखने को मिलेगी। लेट्स से ये एक मेज प्लांट है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ मेल फ्लावर, दिस इज व्हाट, दिस इज अ फीमेल फ्लावर। तो ये फ्लावर कैसे हैं?
फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल हैं, क्योंकि एक या तो मेल फ्लावर है या तो फीमेल फ्लावर है, तो फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, बट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन अ सिंगल प्लांट, दैट मीन्स ये प्लांट कैसा है, ये मोनोइशियस प्लांट है। ठीक है, तो ये तो है कि इसमें ऑटोगैमी तो नहीं हो रही, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, तो ऑटोगैमी तो नहीं हो रही। बट गाइटेनोगैमी, उसका क्या मतलब है, जब एक ही प्लांट के एक मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर में जाके पॉलिनेशन कॉज करे, इसे हम गाइटेनोगैमी कहते हैं। और यहाँ पर गाइटेनोगैमी की पूरी टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो इन जियामेज राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गाइटेनोगैमी इज नॉट प्रिवेंटेड। गाइटेनोगैमी को हम क्या कहते हैं, इट इज जेनेटिकली सिमिलर। जेनेटिकली तो ये सिमिलर है, बट इकोलॉजिकली या एनवायरमेंटली, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है पॉलन ग्रेन, एनवायरमेंटली ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरह है, जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन की तरह है। आई बात समझ में? जेनेटिकली इट इज सिमिलर, एनवायरमेंटली और इकोलॉजिकली इट इज डिसिमिलर। तो गाइटेनोगैमी हियर इज नॉट प्रिवेंटेड। ओके, नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स, मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स हैव देयर फ्लावर्स बिलो वाटर, मतलब ये सबमर्ज्ड देखने को मिलते हैं हमें इनकी फ्लावर्स। शोज हाइड्रोफिली, आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड, ऑल ऑफ द अबव। एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि हाइड्रोफिली की जो कंडीशन है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, इट इज वेरी रेयर, इट इज वेरी रेयर। सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 30 जेनेरास, मोस्टली मोनोकॉट्स के, उनमें हमें हाइड्रोफिली देखने को मिलती है, तो ये रेयर होती है। ओके, अब अगर हमसे पूछा जाए कि रेयर है और क्या सब में हाइड्रोफिली हो रही है, नहीं, इट इज रिटन ओवर देयर कि मोस्ट ऑफ देम आर पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स और विंड। So the right answer here is option number C. Okay, next option, next question. Which of the following is correct? Vallisneria and Hydrilla are marine plants. In Vallisneria, female flowers are always beneath the water. मतलब पानी के नीचे, beneath मतलब नीचे, under the surface. In Vallisneria, pollen grains are released on the water surface. And fourth, Vallisneria shows hypohydrophily. क्या है सही जवाब? बेटा वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला आर मेराइन प्लांट, एक गलती यहाँ पे हो गई। क्या बेटा, वेलिसिनेरिया इज नॉट अ मेराइन प्लांट, इट इज अ फ्रेश वाटर प्लांट। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब बोल रहा है फीमेल फ्लावर्स आर ऑलवेज बेनेथ द वाटर, ये गलत बोल रहा है। फीमेल फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑन द सरफेस, कहाँ होते हैं ये, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया है ना। गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये होते हैं ऑन दी सरफेस पे। फिर वेलिसिनेरिया में पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन दी वाटर सरफेस, ये सही बात है। क्यों, क्योंकि जो मेल फ्लावर होते हैं ये नीचे सबमर्ज होते हैं, बट डिटैच होकर के ये फ्लोट होकर के कहाँ आते हैं, वाटर की सरफेस पे, और सरफेस पे आने के बाद में ये क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट ये फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं, और इस तरीके से पॉलिनेशन होता है, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है कि वेलिसिनेरिया शोज हाइपोहाइड्रोफिली, अगेन इट इज नॉट हाइपोहाइड्रोफिली, इट विल बी एपीहाइड्रोफिली ऑन द सरफेस। एपी मतलब अपॉन, तो अपॉन द सरफेस ऑफ वाटर। सो राइट आंसर हमें पता है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कि pollen grains are released on the surface of water. ओके, है ना सिंपल सा क्वेश्चन। बट हो सकता है अगर आपने इस चीज़ को पढ़ भी रखी है, बट जब क्वेश्चन आएगा ना हम उसे यूज़ नहीं कर पाते। तो देखो एक एग्जाम्पल दे लिया हमने, अब हमें पता है कि कैसे हमें ध्यान देकर के पॉइंट्स पढ़ने हैं कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ओके, चलो मज़ा आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस बनते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस भी बहुत आ रहा होगा कि सीयूईटी में तो मतलब तोड़ फोड़ मचा देनी, अच्छी सी रैंक लानी है, बिल्कुल, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स, इनकी क्या प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंसीज के अकॉर्डिंग फ्लावर्स की ना प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, उनको ना अच्छे से लिस्ट आउट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि विंड पॉलिनेटेड है तो कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड है तो कैसी है, उसमें भी फ्लाइज और बीटल्स के लिए कुछ अलग पूछ रखा है, कुछ तो होगा ना। अक्सर ध्यान दो, मक्खियाँ कहाँ लगती हैं, गंदी गंदी चीज़ों में लग जाती हैं ना, बस ऐसे ही कुछ होगा। चलो पढ़ते हैं, हिंट दिए मैंने तो। कंप्लीटली लैक नेक्टर, नेक्टर नहीं होगा।
give out foul odors, are microscopic, cannot be pollinated by other insects. क्या इसमें मोस्ट ऑब्वियस दिख रहा है बेटा? गंदी गंदी सी बू कहाँ से आती है? तो गिव आउट फाउल ओडर, जो किनको अट्रैक्ट करेगी? इन मक्खियों को, इन बीटल्स को अट्रैक्ट करेगी. एक एग्जाम्पल गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, एमोर्फोफैलस का. याद आया कुछ? है ना? ठीक है, चलो. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. आगे बढ़ते हैं. मैच द कॉलम्स. कॉलम 1 में टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दे रखा है, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, अनीमोफिली. हाइड्रो समझते हो पानी से पॉलिनेशन, एंटोमो इंसेक्ट से, ऑर्निथो बर्ड से, अनीमो किससे होता है? विंड से. अब एग्जाम्पल देखने हैं. ज़ोस्टेरा यूका ट्रिटिकम ब्यूटिया. ज़ोस्टेरा हाइड्रोफिली से, एक्वेटिक है. एंटोमोफिली इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स युक्का एंड प्रोन्यूबा मॉथ. याद आ रहा है? तो युक्का एंड मॉथ, एंटोमोफिली, युक्का यहाँ पे हो जाएगा. अब बेटा ट्रिटिकम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिमम वीट याद है. राइस, वीट किस फैमिली के मेंबर हैं? पोएसी, ग्रास फैमिली इनको कहते हैं हम. सीरियल्स है ना ये सारे, सीरियल्स की फैमिली. ठीक है, तो इनमें हमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखने को मिलता है? इनमें हमें अनीमोफिली देखने को मिलता है. दैट मीन्स पॉलिनेशन बाय विंड. तो जो लास्ट ऑप्शन बचता है ब्यूटिया, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ऑर्निथोफिली. दैट मीन्स पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स. ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया कि ये 3 एग्जाम्पल्स के बारे में आपको पता था, आप श्योर थे. आप 4th के लिए अगर नहीं भी श्योर थे तो आप ऑप्शन रूल आउट करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो क्या कह रहा है? ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3. यही हमने डिस्कस भी किया है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पॉलिनेशन ऑलवेज गारंटीज द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा. क्या ये सही है? क्या जब भी पॉलन ग्रेन जा रहे होंगे स्टिग्मा पे, क्या स्टिग्मा को देखते ही पहचान जाएंगे अरे ये अपना वाला नहीं है, दूर जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. पॉलिनेशन से राइट और रॉन्ग दोनों ही टाइप के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ सकते हैं. अब उनमें से आगे क्या होगा, उनका फेट क्या होगा, ये स्टिग्मा डिसाइड करने वाली है. नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन्स ऑफ रॉन्ग टाइप ओनली लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ प्लांट शोइंग सेल्फ पॉलिनेशन. मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में हमेशा रॉन्ग टाइप के पॉलन आएंगे, तो भाई कैसे आगे कैसे रिप्रोडक्शन कैसे होगी? खुद ही सोचो, मतलब कुछ भी बोल रहा है ना. थर्ड, पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल पॉलेंस. इसको पढ़ते ही कुछ याद आ गया होगा. ऊपर लिख दूं? चलो ऊपर लिखती हूँ. ऐसा पढ़ा है ना कुछ, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन. पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में केमिकल्स की हेल्प से पॉलन को पहचानती है स्टिग्मा. जो राइट टाइप का पॉलन होगा उसी की जर्मिनेशन को अलाउ करेगी, मतलब पॉलन ट्यूब उसी में फॉर्म होगा. तो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, सो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन से पिस्टिल के पास एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके. ऐसा नहीं होता कि स्टिग्मा में सिर्फ राइट टाइप के पॉलन्स ही आएंगे या सिर्फ रॉन्ग टाइप के पॉलन्स ही आएंगे, वो हमेशा मिक्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Emasculation is the removal of anthers from the flower bud of unisexual flower. Emasculation बेटा मैस्क्यूलाइन टर्म मेल के लिए यूज होता है. Emasculation मतलब रिमूवल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज एंथर. ये तो ठीक है, मगर ये बता दो कि जब वो पहले से ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें emasculation करने का क्या फ़ायदा होगा? तो गलत हो गया ना ये स्टेटमेंट. Emasculation किस में किया जाता है? इट इज़ डन इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है. देन emasculation इज परफॉर्म्ड बिफोर द एंथर डेहिसिस. मतलब पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन के रिलीज होने के पहले कर दिया जाता है. बिल्कुल सही बात है. क्यों? क्योंकि अगर पॉलन ग्रेन रिलीज हो ही जाएंगे तब आपने कहाँ कंट्रोल कर पाए? आप नहीं कंट्रोल कर पाए ना. आपने तो यहाँ पे कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना. तो ये हमेशा बिफोर एंथर डेहिसिस, ये स्टेटमेंट सही है. आगे देखते हैं. बैगिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट इफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यानी कि अगर यहाँ पर कोई फीमेल फ्लावर है, बैगिंग किसकी की जाती है? फीमेल फ्लावर की जाती है. स्टिग्मा को हम कवर करते हैं. अगर कोई फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है, तो उसमें बैगिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है. बैगिंग हर कंडीशन में करनी है टू अवॉइड अनवांटेड पॉलन ग्रेन टू लैंड ऑन दिस स्टिग्मा और फिर उसका पॉलिनेशन मतलब उसका फिर जर्मिनेशन हो जाए. ये अवॉइड करना है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज ऑलवेज अनसक्सेसफुल. अगर अनसक्सेसफुल होता तो हमने इतने सारे सक्सेसफुल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स रन ना किए होते. सो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. इमैस्कुलेशन इज परफॉर्म्ड जस्ट बिफोर द डेहिसेंस ऑफ एंथर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाउ मेनी meiotic divisions are required for the formation of 100 functional pollen grains and 100 functional megaspores respectively? ध्यान दीजिए, ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आपसे दो जगह पूछे जाते हैं, एक तो इस चैप्टर में और दूसरा क्लास 11th के सेल डिवीजन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप जानते हैं इन केस ऑफ मियोसिस एक मियोसाइट से, यानी कि मियोसाइट किसको कहते हैं, ऐसी सेल जिसमें मियोसिस होने वाली है। तो इन केस ऑफ मियोसिस वन मियोसाइट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। कैसे? वी नो ना, पहले तो मियोसिस 1 होता है, पहले क्या होता है, मियोसिस 1। इन केस ऑफ मियोसिस 1 यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और फिर उसके बाद होता है क्या, मियोसिस 2 इन डॉटर सेल्स में। तो यहाँ पर फिर से हर एक डॉटर सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं, हो गई ना 4 डॉटर सेल। किससे? एक सिंगल मियोसाइट से। और एक और चीज, मियोसाइट की प्लॉइडी डिप्लॉइड है। मियोसिस 1 के बाद प्लॉइडी क्या हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। मियोसिस 2 के बाद, जिसे हम इक्वेशनल कह रहे होते हैं, इट इज कंटिन्यू टू बी हैप्लॉइड इन नेचर, है ना। यही था फंडा मियोसिस का। अब पूछ रहा है कि अगर आपको 100 पॉलन ग्रेन्स चाहिए हैं तो कितने मियोसिस होंगे। तो 1 से तो 4 बनते हैं, है ना, 1 से 4 बनते हैं। तो 100 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए हाउ मेनी टाइम्स मियोसिस विल बी रिक्वायर्ड? सिंपल 25 टाइम्स। सिंपल 25 टाइम्स ना, यूनिटरी मेथड से करोगे 1 से 4 बन रहे हैं, 25 से 100 बन जाएंगे। इन केस ऑफ मेगास्पोर क्या होगा आपको पता है, फंक्शनल मेगास्पोर पूछ रखा है, सिर्फ मेगास्पोर नहीं। और फंक्शनल मेगास्पोर तो हर बार एक मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक ही बनता है। दैट मीन्स हर मियोसिस में सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। दैट मीन्स अगर 100 फंक्शनल मेगास्पोर चाहिए तो कितनी बार मियोसिस होगी, 100 टाइम्स मियोसिस होंगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विच इज 25 and 100। ठीक है, यहाँ पर pollen, 1 pollen mother cell results in the formation of 4 pollen grains। ठीक है, लेकिन 1 megaspore mother cell results in the formation of only 1 functional megaspore। I hope this point is clear। Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। Arrange A, B, C, D, E in the sequence of dicot embryo development। पहचान लीजिए, ये इमेज आपकी एनसीईआरटी की है। डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट स्टेज, जाइगोट से आपको आगे की स्टेजेस को पहचाननी है। मैं इधर आती हूँ। जाइगोट आपको पता है कैसा होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, सिंगल सेल्ड होता है। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सिंगल सेल्ड है, सिर्फ बी दिख रहा है ना सिंगल सेल्ड, कौन सा दिख रहा है, सिर्फ बी दिख रहा है। ऑप्शन में आइए, ए बी सी डी में सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो जाइगोट यानी कि बी से शुरू हो रहा है, तो हमें आंसर तो पहले ही पता चल चुका है, पर चलो आगे का भी समझ लेते हैं। जाइगोट में हुआ ट्रांसवर्स डिवीजन, ये 2 सेल वाली स्टेज आई। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसकी बेसल सेल से बन रहे हैं क्या, सस्पेंसर्स, देख रहे हो आप। नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो देखने को मिल रहा है। उसकी अगली स्टेज यहाँ पे टॉर्पीडो स्टेज देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमें ये ऐसे कॉटिलेडन देख रहे हैं जो साइड में जा रहे हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी फॉलोड बाय डी फॉलोड बाय ए फॉलोड बाय ई फॉलोड बाय सी। ओके, नेक्स्ट, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है डायग्राम। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए। ओके, नेक्स्ट, अमंग pea, castor, groundnut, beans and coconut, which of these possess non-endospermic or X-albuminous seed and no endospermic और albuminous seeds? अक्सर हम ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं। एक सिंपल सी चीज़ याद रखें बेटा, मटर पी हम सब ने देखी है, पी में हमें 2 बड़े बड़े से ऐसे मोटे तगड़े से कॉटिलेडन्स देखने को मिलते हैं। एकदम सिंपल सी चीज़ है, पी रिप्रेजेंट डाइकॉट्स। इन डाइकॉट्स वी हैव 2 वेल डेवलप्ड कॉटिलेडन्स। तो जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो डाइकॉट के केस में एंडोस्पर्म से सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके खुद बहुत ही मतलब वेल डेवलप्ड देखने को मिलते हैं। बट मोनोकॉट में आपने देख रखा है कॉटिलेडन कैसा है, एक है, इतना अच्छे से वेल डेवलप्ड नहीं है, हम उसे स्क्यूटिलम भी कह रहे हैं, राइट। स्क्यूटिलम हम मोनोकॉट में ही कहते हैं कॉटिलेडन को। तो क्योंकि मोनोकॉट में कॉटिलेडन इज नॉट दैट डेवलप्ड, वहां पर एंडोस्पर्म लास्ट तक परसिस्ट करता है न्यूट्रिशन देने के लिए।
बट डाइकॉट में कॉटिलिडन फंक्शनल है, डाइकॉट में कॉटिलिडन ने सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया, वेल डेवलप्ड है, उसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता। अब यहाँ पर पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ये डाइकॉट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इनमें सीड कैसी होगी? नॉन एंडोस्पर्मिक होगी। कोकोनट मोनोकॉट का एग्जाम्पल है, इसमें कैसी होगी? एंडोस्पर्मिक होगी। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन है कैस्टर। है तो कैस्टर डाइकॉट, मगर यहाँ पर सीड कैसी होती हैं? एंडोस्पर्मिक होती हैं, ठीक है। सिमिलरली एक एक्सेप्शन हम मोनोकॉट में भी पढ़ते हैं, ऑर्किड। ऑर्किड यूं तो क्या है? इट इज अ मोनोकॉट, यानी कि सीड कैसी होगी? इसमें एंडोस्पर्मिक होनी चाहिए, मगर होती कैसी है? इसमें सीड नॉन एंडोस्पर्मिक। तो आप ये दोनों एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना, कभी भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ओके, नॉन एंडोस्पर्मिक में पी, ग्राउंडनट, बीन्स, एंडोस्पर्मिक में कैस्टर एंड कोकोनट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। In angiosperm, a single microsporogenesis involves 1 meiosis and 2 mitosis. Each pollen grain produces 2 male gametes both in gymnosperm and angiosperm. Megagametogenesis is the process of formation of ovum. All of the above. हमें गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। बेटा चलो नीचे से ऊपर चलते हैं। मेगागैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का डेवलपमेंट, मेगा टर्म है मतलब फीमेल गैमीट, और फीमेल गैमीट को हम ओवम या एग सेल के नाम से जानते हैं, तो सी तो करेक्ट है। एक पॉलन ग्रेन 2 मेल गैमीट बनाता है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये भी बिल्कुल सही बात है, मगर जिम्नोस्पर्म में सिर्फ एक मेल गैमीट पार्टिसिपेट करता है फर्टिलाइजेशन में, दूसरा डिजेनरेट हो जाता है। एंजियोस्पर्म में दोनों मेल गैमीट पार्टिसिपेट करते हैं, और हम यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन नाम के फिनोमिना को देखते हैं। तो बी स्टेटमेंट भी सही है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि इन एंजियोस्पर्म अ सिंगल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रहा है, जिससे बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर्स। इसमें क्या देखने को मिलता है कि एक सिंगल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमें 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस। भाई एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस चल रहा होगा, यहाँ पे मियोसिस होगा, और इससे टोटल 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। यानी कि ये जो बात कही यहाँ पे 2 माइटोसिस की, ये गलत बात कही, 1 मियोसिस रिक्वायर्ड है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द एडवांटेज ऑफ सीड्स इन एंजियोस्पर्म आर, एंजियोस्पर्म में सीड के क्या एडवांटेज हैं? कैन गेट डिस्पर्स टू द न्यू एरियाज, बिल्कुल। सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियोज, सही बात है। जनरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, सही, सारी बातें सही लिखी हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मियोसिस भी हुआ है, तो ये वेरिएशन आने ही आने हैं। सीड कोट है तो प्रोटेक्शन होती ही होती है। सीड कोट आपको पता है ना, सीड के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, है ना। फिर डिस्पर्शल भी होता है इनका, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी एडवांटेजेस हैं सीड में, सीड के पास में। नेक्स्ट, अब एपोमिक्सिस। व्हाट इज एपोमिक्सिस? बेटा एपो का मतलब क्या है? एपो का मतलब होता है विदाउट, मिक्सिस का मतलब मिक्सिंग। एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिना मिक्सिंग के हो रहा है ना, विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेटा हम इसे एम्फीमिक्सिस कहते हैं। एम्फी मतलब बोथ या फिर डुअल, तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के बनते हैं ना, फ्यूज होकर के ही जाइगोट और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एम्फीमिक्सिस। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एपोमिक्सिस जो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है? ऑप्शंस, सीड्स गेट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, शूट गेट्स फॉर्म्ड विदाउट पार्थेनोजेनेसिस, लीव्स आर फॉर्म्ड बाय रेडिकल, सीड्स आर फॉर्म्ड बाय बोथ बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल प्रोसेसेस। आपसे पूछा है कि एपोमिक्सिस में, एपोमिक्सिस को हम कह रहे हैं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, उसकी कॉपी करता है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है। तो जब भी आपसे बोला जाए कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आप कभी ये डिफरेंस यूज नहीं कर सकते कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, क्योंकि हमने एपोमिक्सिस में ये चीज़ पढ़ी है कि अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से सीड का फॉर्मेशन हो सकता है,
और एग सेल क्या है, एक गैमीट है, फीमेल गैमीट है। तो गैमीट मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मगर क्या नहीं होगा असेंशियली, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यही रीज़न है कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में फर्टिलाइजेशन को सबसे वाइटल, सबसे की इवेंट कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सीड्स गेट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, चलो नेक्स्ट, स्पोरोफिटिक बडिंग, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी इज कॉमन इन, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। स्पोरोफिटिक बडिंग यानी कि आपका जो स्पोरोफिटिक टिश्यू है उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये किस में होता है, तो हमें मैंगो और सिट्रस इन दोनों में ये एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम न्यूसिलस विदाउट इन्वॉल्विंग एम्ब्रियो सैक स्टेज इज कॉल्ड, ध्यान दीजिए, डिप्लॉयड है न्यूसिलस, एम्ब्रियो सैक क्या था, हैप्लॉयड था। तो यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन रहा है, डिप्लॉयड गैमीट डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा ना यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टली न्यूसिलस से बन रहा है ना। याद रखें, नॉर्मली एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता था, बट यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर से बन रहा है, यहाँ पर न्यूसिलस से बन रहा है। न्यूसिलस किसका पार्ट है, स्पोरोफिटिक बॉडी का पार्ट है, स्पोरोफिटिक टिश्यू है, ये डिप्लॉयड टिश्यू है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और स्पोरोफिटिक बडिंग, पार्थिनोकार्पी, एलोगैमी, ऑटोगैमी। आपको पता है एलोगैमी क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन। ऑटोगैमी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। पार्थिनोकार्पी में सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और स्पोरोफिटिक बडिंग, आपको पता है न्यूसिलस स्पोरोफिटिक टिश्यू का पार्ट है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेटा अब आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप इस सेशन को आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो इन पहले दोनों चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको समझने में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज, स्ट्रॉबेरी इज अ टाइप ऑफ फॉल्स फ्रूट एज ड्यूरिंग फ्रूट फॉर्मेशन थैलेमस पार्टिसिपेट्स, एपोकार्पस ओवरी पार्टिसिपेट्स, ओवरी डज नॉट पार्टिसिपेट्स, और बोथ ए एंड बी। किसी भी फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट कब कहेंगे, फॉल्स फ्रूट कब कहेंगे, तो ट्रू फ्रूट कब कहेंगे, जब इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ओवरी से होगा। सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, ओवरी से होगा। जब भी ओवरी के अलावा दूसरे स्ट्रक्चर्स लाइक थैलेमस इन्वॉल्व हो जाएं फ्रूट फॉर्मेशन में, तब हम इसे फॉल्स फ्रूट कहेंगे या फिर सूडो कार्पिक कंडीशन कहेंगे। सूडो फ्रूट, फॉल्स फ्रूट या सूडो कार्पिक कंडीशन, है ना। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के केस में ओवरी के साथ साथ थैलेमस पार्टिसिपेट करता है। दैट मीन्स राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, थैलेमस एज वेल एज एपोकार्पस ओवरी पार्टिसिपेट्स। एपोकार्पस क्यों कह रहे हैं, एपो मतलब बेटा जो फ्यूज नहीं है, यहाँ पर जो कार्पल कंडीशन है मल्टी कार्पिलरी है, बट ये फ्यूज नहीं है, अकेले अकेले इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तरह प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपने क्लास 11th के मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ रखा है ऑलरेडी, है ना। तो राइट आंसर इज थैलेमस पार्टिसिपेट्स अलोंग विद द ओवरी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन स्टूडेंट्स। तो आई होप इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको इन पहले दो चैप्टर से किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, ताकि आप इन चैप्टर से जब क्वेश्चन आए आप इन्हें बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली अटेंड कर सके, ठीक है। और अटेम्प्ट आपको ज़रूर करना है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, बेटा अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे तो CUET को बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे और बहुत अच्छे कॉलेज में जाएंगे। ओके, विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट, और भी कहेंगे विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।